हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। हो सकता है आपको थोड़ी सी मेरी एनर्जी लो दिखे क्योंकि मैं अभी वायरल फीवर से थोड़ा रिकवर किया हूँ। सो बट क्योंकि तो आई नीड टू टेक रेस्ट। बट ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं ना ये देख रहा हूँ कि लूना के अंदर दबा के लोग अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लूना को की ये थ्योरीज आ रही हैं कि लूना $1 का हो जाएगा, लूना $2 का हो जाएगा, तो मतलब लूना वापस रिकवर कर जाएगा। इस तरीके की स्टोरीज आ रही हैं। और अब तो ये फाइनल ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया है लूना की तरफ से कि उनके पास कितना बिटकॉइन है रिजर्व में। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को समझना जरूरी है ताकि मार्केट के अंदर तरह तरह के जो नरेटिव्स हैं आप उससे बच सकें, है ना। हमेशा से वेब3 की दुनिया का और बिटनिंग का हमेशा ये पर्पस है, मेरा ये पर्पस रहा है कि आपके पैसे मार्केट में बर्बाद ना हो। क्योंकि हम लोग और वैसे भी ये मैं अभी भी आपको कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको लूना लेना है, आपको लूना खरीदना है। लेकिन आपको अगर सही इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा, फैसला आप खुद कर लोगे कि आपको क्या करना है। बाय और सेल के ना तो मैं सिग्नल देता हूँ, ना ही मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ, ना ही इस चैनल पे कभी आपको मिलेगा। लेकिन आपको सही जानकारी इस टाइम मार्केट में क्या हो रहा है ये देना मेरा काम है और ये देना मेरा फर्ज है। क्योंकि कम्युनिटी को पता रहना चाहिए कि इस समय मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। सो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि अ, हम सब जानते हैं कि जो लूना का जो क्रैश है वो इतना बड़ा क्रैश था कि आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो होंडा कंपनी आप सबने सुना है, राइट। तो होंडा कंपनी जो है वो करीब 40 से 45 बिलियन यूएस डॉलर का उसका मार्केट कैप है, ठीक है। आप सोचो कि लूना अपने प्राइम पे 50 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप इसका हुआ था और यूएसटी का अलग से जो उसके ऊपर टोटल वैल्यू लॉक थी, जो तो वो अलग से वहां 20-30 बिलियन यूएस डॉलर की होती। तो 60 से 70 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोटोकॉल लूना और यूएसटी मिला के। और अगर मैं कंपेयर करूं होंडा से, होंडा कार 40 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैप है। अब ये 60-70 बिलियन यूएस डॉलर क्रैश कर जाए मतलब और ये जीरो हो जाए, आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया में इस टाइम हाहाकार है। लूना की टाइमिंग इतनी बुरी है, एक तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बियरिश सेंटीमेंट था और बियरिश सेंटीमेंट्स के बाद जो फेडरल रिजर्व जिस तरीके से रेट्स को हाइक कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट्स डाउन है, जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स डाउन है, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अभी तक थमी नहीं है, जिस तरीके से नया एंगल आ गया है स्वीडन और फिनलैंड का जो नेटो को ज्वाइन करने के बाद जो तनातनी यूरोप में बढ़ गई है, ऑयल गैस के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ये सारी नेगेटिविटी के अंदर लूना का क्रैश ये बहुत ही नेगेटिव डेवलपमेंट है। अगर और ये छोटी मोटी डेवलपमेंट होती 5-10 बिलियन यूएस डॉलर की तो समझ में भी आता है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मतलब मैं इसको एक और एग्जांपल देता हूँ, लीमैन ब्रदर क्राइसिस आपने सुना था 2008 में। तो लीमैन ब्रदर क्राइसिस 2008 के अंदर 60 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप था लीमैन ब्रदर्स का। तो उससे आप अंदाजा लगाओ कि ये लीमैन ब्रदर क्राइसिस के बराबर का ही एक एपिसोड था। क्रिप्टो के लिए ये लीमैन ब्रदर क्राइसिस ही था। और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या अब लूना रिकवर होगा नहीं होगा, क्या उसके अंदर अभी भी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कर रहे हैं। तो मुझे उनको ये समझाना है। और आपको कोई आके ये बोलता है कि भाई लूना फिर से एक मौका दे रहा है ग्रो करने का, अमीर का बनने का, $1 पे जाएगा, तो इन सारी तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है, राइट। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स है मैं उनको शेयर करता हूँ आपके साथ। तो आई होप आपको स्क्रीन इस दिख रही है, तो आप ये देखो कि ये अभी हेडलाइन आई है कि कॉइन डेस्क के लूना फाउंडेशन रिजर्व्स dwindle टू जस्ट 313 बिटकॉइंस फ्रॉम 80,000 बिटकॉइंस, ठीक है। ये एक्चुअल ट्वीट है, ये ऑफिशियल ट्वीट है, ये 2:35 पे हुआ। और 16 तारीख जैसे जो कि आज वही दोपहर के टाइम हुआ था। इस ट्वीट का मतलब क्या है, देखिए। अ, लूना फाउंडेशन जो है, ठीक है, लूना बेसिकली था क्या कि जो यूएसटी है वो एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, ठीक है। और अगर आपको यूएसटी की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती थी, तो सपोज करिए कि जैसे लूना एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, एक L1 ब्लॉकचेन थी, लेयर 1 ब्लॉकचेन थी। लूना के ऊपर तरह तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, डैप्स बन रही थी और वो यूएसटी को यूज कर रही थी, राइट। तो यूएसटी की डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही थी, तो यूएसटी की सप्लाई जैसे
ग्रो कर रही थी या एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि यूएसटी की सप्लाई ग्रो करेगी, तो वो यूएसटी एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन था। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन का मतलब होता है कि नॉर्मली जो स्टेबल कॉइन होते हैं उसके पीछे बैकिंग कोलेटरल की होती है, जिसके पीछे यूएसडीसी और यूएसडीटी जैसी कंपनीज हैं, वो उसके पीछे एक कोलेटरल देती हैं, एक एसेट देती हैं। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स के अंदर कोई कोलेटरल नहीं होता। बैकिंग जो थी इसके पीछे वो लूना की बैकिंग थी, राइट? और लूना की बैकिंग ये थी कि अगर आपको यूएसटी की सप्लाई अगर बढ़ानी है तो लूना बर्न करने पड़ते थे। तो अगर आपको यूएसटी की सप्लाई इंक्रीज करनी है तो लूना की सप्लाई बर्न होगी, और अगर यूएसटी की सप्लाई कम होती थी तो इधर से लूना जो है वो मिंट होता था, मतलब लूना की सप्लाई बढ़ती थी। अब अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी और अगर यूएसटी ज्यादा डंप हो जाए, गिर जाए, और लूना अगर ज्यादा मिंट हो जाएगा, तो कोई चीज जब सप्लाई में बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, कम हो जाएगी, है ना? तो यही हुआ, कुछ कोऑर्डिनेटेड अटैक कह रहे हैं कुछ लोग, बट कई काफी सारे लोगों ने इस वल्नरेबिलिटी को पहले ही एड्रेस कर दिया था और बता दिया था। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो लूना फाउंडेशन थी वो बीटीसी को अक्यूमुलेट कर रही थी, और आप देखो कि 7 मई को उसके पास 80,000 बिटकॉइन थे रिजर्व में, 39,000 बीएनबी थे, यूएसडीटी 26 लाख यूएसडीटी थे, इनफैक्ट 26 लाख नहीं, 2 करोड़ 62 लाख यूएसडीटी थे, यूएसडीसी थे। तो ये बेसिकली ये रिजर्व वो क्यों बना रहा था? वो रिजर्व इसलिए बना रहा था कि अगर कोई कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है और लूना को कोई यूएसटी को कोई डंप करता है, और लूना की प्राइस अगर क्रैश होती है, तो यूएसटी की प्राइस जैसी डीपेग होगी, मतलब $1 से जैसे ही नीचे आएगी, तो यूएसटी की बाइंग करना शुरू कर देंगे अपने वो रिजर्व्स में जो बीटीसी पड़े, है ना? बिटकॉइन पड़ा है, बीएनबी पड़ा है, उसको बेच के वो यूएसटी की बाइंग करना शुरू कर देंगे, उसको वापस $1 के पेग पे ले आएंगे, है ना? बट ये अब काफी सारे लोगों को ये लग रहा था कि चलो ये क्रैश हो गया, सब हो गया, अब आई एम श्योर कि लूना फाउंडेशन के पास अभी बिटकॉइन पड़े होंगे, है ना? और वापस से लूना को वो रिवाइव कर ले जाएंगे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे वीडियो का। अब ये उनके पास 7 मई को था, राइट? कि उम्मीद ये कर रहे थे लोग, अभी तक लोगों को आज तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये वाला जो फंड था ये को यूज हो गया कि नहीं हुआ, या अभी भी उनके पास रखा है, या उनके पास कहीं सेव रखा है, तो लोगों को अभी भी होप थी। इस ट्वीट के बाद सारी होप्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि इसके बाद जो करंट रिजर्व है आप देखो, 80,000 बिटकॉइन से सिर्फ 313 बिटकॉइन है, और 39,000 बीएनबी है। आप सोचो कि रिजर्व्स घट के सारे बिटकॉइन यूज हो चुके हैं। लिटरली लूना फाउंडेशन के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, वो कंगाल हो गए, वो इंसॉल्वेंट हो गए, वो बैंकरप्ट हो गए हैं, और ये जो भी फंड उनके पास अब बचे हैं, ये जो छोटे वॉलेट्स हैं, जैसे जिसको विटालिक ने भी बोला है, शायद ये उनको कंपनसेट करने के लिए। यूएसटी का तो वैसे भी अब क्या यूज करेंगे वो, अगर वो बीएनबी या बिटकॉइन ये जो थोड़ा बहुत जो पड़ा है, इसको तो थोड़ा वो प्रोपोर्शनेटली लोगों को मे बी फंड करने के लिए या सेव करने के लिए, या जो छोटे वॉलेट थे जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया छोटे इन्वेस्टर्स का, उनको शायद ये करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये ना सारी परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस जो थी, जो सारे रूमर्स थी, उनको लगाम लग गई। सिंपल सा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पहले उनके पास रिजर्व्स थे, लोगों को उम्मीद थी कि 80,000 बिटकॉइन अभी भी लूना फाउंडेशन के पास है, अभी भी बीएनबी होगा, और अभी वो वापस से लूना को पंप करें, वो यूएसटी को पंप करेंगे बिटकॉइंस को सेल करके। तो बिटकॉइन अभी भी पड़े होंगे, बीएनबी अभी भी पड़ा है लूना फाउंडेशन के पास। लूना फाउंडेशन ने डिक्लेयर कर दिया कि उनके पास अभी नहीं पड़ा है। अब उनके पास जो मात्र पड़ा है वो 313 बिटकॉइन पड़े हैं। ये गए कहाँ? तो ये गए इसलिए कि जब लूना यूएसटी गिर रहा था, तो यूएसटी को वापस से $1 के पेग पे लाने के लिए, मतलब जैसे $1 पे की वैल्यू से वो गिर रहा था 0.90, 0.80, 0.70, 0.60, तो जैसे ही वो गिर रहा था, तो इधर से लूना फाउंडेशन बिटकॉइन को सेल करके वापस से उसको पंप करने की कोशिश कर रही थी, उसको स्टेबल करने की, रिटेन करने की, उसकी वैल्यू को कोशिश कर रही थी। सारा कुछ बिक गया। कहीं न कहीं ये गलती भी हुई है कि एक हारती हुई लड़ाई को देख रहे थे कि वो उस लड़ाई को जीत नहीं पाएँगे। जिस हिसाब से पैनिक था, लूना जिस हिसाब से क्रैश कर रहा था, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर पैनिक था, उस हिसाब से ये रोक सकते थे। ये एक सही समय पे बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उसी टाइम सारा बिटकॉइन खो दिया, सारा बिटकॉइन यूज़ कर लिया। अब लूना को अगर कोई ये कहता है कि लूना $1 पे जाएगा, रिवाइव हो जाएगा,
उसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि लूना तभी बर्न होगा जब यूएसटी दोबारा से $1 के पेग पे जाएगा और दोबारा से यूएसटी। और अगर ये करने के लिए मतलब आज अगर लूना अगर $1 होता है तो मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा चलो, मतलब अगर आपको कोई कहता है जी लूना $1 पे जाएगा वापस और अमीर हो जाएंगे, लूना। हम्म, यार किसी जमाने में टॉप 20 कॉइन होता था, आज देखो 68 नंबर पे है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि यार अगर आप लूना की ये सर्कुलेटिंग सप्लाई देख रहे हो 6 ट्रिलियन, मतलब 6 ट्रिलियन 6.5 ट्रिलियन उसकी एक सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अगर $1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.5 ट्रिलियन US डॉलर बनेगा। अब 6.5 ट्रिलियन US डॉलर तो अमेरिका की मतलब आप देखो ना कि भारत देश की जीडीपी के बराबर हो गया, राइट। भारत की जीडीपी 5 से 6 ट्रिलियन, अगर मैं मतलब इंडिया जीडीपी, इंडिया जीडीपी इन ट्रिलियन यूएसडी, ठीक है 3 ट्रिलियन है। मतलब अगर अगर मैं इंडिया की जीडीपी, तो इंडिया की जीडीपी का डबल हो जाएगा लूना। नॉट पॉसिबल है ना। तो ये जो इस तरह की थ्योरीज आपको बाई करी जा रही है, आप अभी भी लेकिन आप एक गैम्बलिंग की तरह, स्पेकुलेशन की तरह अगर आप लूना में घुसना चाह रहे हैं तो बहुत ही डेंजरस है। मतलब मेरी एक आपको आपको मेरा काम था आपको एक सही इन्फॉर्मेशन लेके आना। देखिए लूना पे आई एम श्योर के काफी सारी इसके बाद से क्राइसिस है। यूके ने ऑलमोस्ट ये बोल दिया कि स्टेबल कॉइन को बहुत जल्दी वो रेगुलेट करेंगे, आफ्टर लूना स्पेसिफिकली बोला है। तो गवर्नमेंट्स की नजर में आया है 40-50 बिलियन US डॉलर वाइप आउट हो गए। बहुत दिन तक ये स्टेबल कॉइन्स जो है वो अब गवर्नमेंट की नज़र से ये बाहर नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को समझना। तो इसीलिए आपको ना सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब आप कहोगे कि क्या ये स्कैम था? है ना? कई लोग ये भी कह रहे हैं। तो देखिए स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो 2 तरीके के, अभी तो एक ही तरीके के स्टेबल कॉइन्स थे। यूएसडीसी, यूएसडीटी ये सेंट्रलाइज़्ड स्टेबल कॉइन है। इनके पीछे कंपनीज़ हैं। जो इंश्योर करती है कि इनके पीछे जो बैकिंग है वो इंश्योर करते हैं कि जितना यूएसटी यूएसडीटी यूएसडीसी मार्केट में होगा उतना ही पीछे बैकिंग में एसेट होंगे, है ना। अब क्योंकि ये सेंट्रलाइज है तो जो इसका फाउंडर था डो क्वान, वो डो क्वान का ये था कि वो चाहता था कि एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन भी हो, है ना। और वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि वो कहता था कि डीफाई अगर बढ़ेगा तो जैसे डाई है वैसे ही एक एक अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की भी जगह है। डाई एक डिफरेंट तरीके का स्टेबल कॉइन है, उसके बैकिंग में कहीं ना कहीं इथेरियम है, कोलेटरल है। लेकिन उसकी स्केलेबिलिटी के इश्यूज थे, उसको सॉल्व करने के लिए वो ये लेके आ रहा था। एक एक एक्सपेरिमेंट था, वो फेल हो गया। तो इसको ये कहना कि वो स्कैम था, आउटराइटेडली स्कैम नहीं था। 40-50 बिलियन US डॉलर के स्कैम होते भी नहीं है। उसके ऊपर लेजिट कंपनीज तैयार हो रही थी, उसके अंदर इन्वेस्टर्स थे। लूना के ऊपर जो स्टार्टअप्स थे उसके ऊपर भी काफी सारे इन्वेस्टर्स थे। और आप आपको लग रहा होगा कि आप मतलब मैं आपके साथ एक चलो एक और चीज शेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसे आप ये देखो, जैसे मैंने अभी ट्वीट किया है, ये देखो, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। आप ये देखो कि आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे, वीसीज का नुकसान हो गया। वीसीज ने जो लूना जो ब्लॉकचेन थी उसके ऊपर जो स्टार्टअप्स थे उनके ऊपर कई वीसीज का पैसा लगा था, और तगड़े तगड़े वीसीज मतलब टाइगर ग्लोबल और सेकोवा, ऐसी कंपनीज के पैसे लगे थे। ये आर्टिकल आप जरूर पढ़ना। तो मतलब वीसीज के स्टेडर लैब एक इंडिया की थी, लीप वॉलेट, तो जो लूना के ऊपर बन रहे थे जो यूए, तो ये उनको बहुत नुकसान हुआ है। तो ये यहाँ फोमो वर्ड यूज किया कि वीसीस भी फोमो कर रहे थे, उनको भी नुकसान हुआ है। तो ये चीज बहुत समझना बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हो, राइट। वीसीस भी हुए। अब आपको सिर्फ करना क्या है, ये तो सब बात हो गई कि अब आपको करना क्या है। देखो करना आपको सिंपल सी बात है, अपने पोर्टफोलियो का 100% आप किसी एक प्रोजेक्ट में कभी मत डालिए। एटलीस्ट उसमें तो मत डालिए जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं है। वेब3 के प्रोजेक्ट को समझने के लिए वेब3 की दुनिया को देखा करें, वहाँ पे हम काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को कवर करते हैं। आपको फिर भी कोई प्रोजेक्ट पसंद आ गया कि यार मुझे इसमें करना है, तो अपना 1 से 2 या 3
ये मतलब आपका इतना छोटा वो होना चाहिए कि जो आपका पैसा खो भी जाए, एक्सपेरिमेंट ना चले, तो आपको नुकसान ना हो। स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए आप हमेशा बिटकॉइन एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, प्रूवन यू नो 14 साल से अपने आप 13 साल से अपने आप को वो प्रूव कर रहा है। तो आप स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं समझ सकते। एक्सपेरिमेंट्स को आप ये समझोगे कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू है ना? तो आज आपको डिफरेंस भी पता लग गया कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक आपकी वैल्यू को जो रिटेन रखे, है ना? तो ये आपके एक्सपेरिमेंट स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो सकते। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया, आपको जनरली आपकी जो नैया है वो पार हो जाएगी, है ना? ऐसे तूफ़ान आते रहेंगे, क्रिप्टो में ये तूफ़ान डेली आते हैं और आपको ये मैं बता दूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत ही रिस्की इंडस्ट्री है। आपको लग रहा होगा कि लूना स्कैम है, एक्चुअली में लूना एक अटेम्प्ट थी, एक एक्सपेरिमेंट था और वो स्कैम नहीं था। एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, वो बाय डिज़ाइन ज़ीरो था। ऐसा नहीं कि कंपनी भाग गई, बंदा भाग गया, लूना फाउंडेशन भाग गई और उन्होंने कोशिश नहीं करी, ठीक है? 80,000 बिटकॉइन लेके वो भागे नहीं है, ऑन चेन है सारा डेटा। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये कि एक एक्सपेरिमेंट था, वो डिज़ाइन इस तरीके से था कि अगर यूएसडी बहुत लंबे समय तक अगर अगर अपना पेग छोड़ देगा, मतलब अपना $1 से अपनी वैल्यू छोड़ देगा, तो लूना इज़ बाउंड टू गो टू ज़ीरो और वो हुआ यही। बस उम्मीद ये थी कि शायद अभी भी लूना फाउंडेशन के पास बिटकॉइन होंगे, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। आगे का रास्ता आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, बहकावे में आना है, नहीं आना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करते जाना, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर करिएगा। सॉरी थोड़ी एनर्जी मेरी लो है बिकॉज़ ऑफ वायरल फीवर से थोड़ा रिकवर किया हूँ। बट क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा-सा ये इम्पोर्टेंट है वीडियो तो आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस यार, जस्ट फॉर यू गाइज़ राइट? सो विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच यार।